अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडिमा पार्ट 4। हमने एडिमा स्टार्ट किया था जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रासेल्युलर एडिमा पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ इंट्रासेल्युलर एडिमा। फिर हमने कल एक्स्ट्रासेल्युलर एडिमा स्टार्ट किया था और एक्स्ट्रासेल्युलर एडिमा में हमने ट्रांससेल्युलर एडिमा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल एडिमा। ठीक है कि व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल एडिमा। तो अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो हमने क्या कहा था कि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जो होता है वो इंट्रावास्कुलर भी पाया जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इंटरस्टिशियली भी पाया जाता है और ट्रांससेल्युलरली भी पाया जाता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है जो कि सेल्स के बीच पाया जाता है, जो कि टिश्यू सेल्स के बीच पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये विसल है और ये आप लोग का कोई भी टिश्यू है, तो टिश्यू सेल्स के बीच एक स्पेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। उसमें जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल एडिमा कौन सा होगा कि किसी भी वजह से अगर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफा हो जाए, एक्सेसिव कम्युलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो जाए टिश्यू में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल एडिमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग डिफिनीशन देख लें इंटरस्टिशियल एडिमा की, तो एक्सेसिव कम्युलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल एडिमा। जो नॉर्मली टर्म यूज होता है ना एडिमा, तो ये बेसिकली इस इंटरस्टिशियल एडिमा के लिए यूज होता है। जो कि हम ट्रांससेल्युलर एडिमा पढ़ चुके हैं या फिर इंट्रासेल्युलर एडिमा पढ़ चुके हैं, उसके लिए जो कॉमनली हम वर्ड यूज करते हैं एडिमा, तो वो उनके लिए यूज नहीं करते, वो बेसिकली हम इंटरस्टिशियल एडिमा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आप लोगों का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो आप लोग के राइट साइड ऑफ द हार्ट में सारा का सारा ब्लड आता है और फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट से लंग्स को जाता है, फिर लंग्स से कहाँ आता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे से सारे के सारे बॉडी में क्या होता है, ये ब्लड जो होता है, ये जो फ्लूइड होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग वास्कुलर सिस्टम देखें तो वास्कुलर सिस्टम जब कैपिलरीज तक पहुंच जाता है, जब कैपिलरी तक पहुंच जाता है, तो कैपिलरी में जब वो टिश्यू को ब्लड परफ्यूज करता है तो वहाँ पे फ्लूइड में कुछ प्रेशर पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक को हम कहते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो बेसिकली फ्लूइड की वजह से होता है और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ड्यू टू प्रोटीन होता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या होता है कि वो फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फ्लूइड को पुश करता है आप लोगों के टिश्यूज में। ठीक है, और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का काम होता है कि वो फ्लूइड को सक करता है, होल्ड रखता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो कैपिलरी में, ये आप लोगों की कैपिलरी हो गई, तो कैपिलरी में जो आर्टीरियल साइड पे होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो ज्यादा होता है, वो होता है 35 mm ऑफ Hg। और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो प्रोटीन की वजह से होता है वो होता है 25 mm ऑफ Hg। ठीक है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि आप लोग के वीनस साइड पे कैपिलरी होती है वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 15 mm ऑफ Hg और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mm ऑफ Hg। अब ये यहाँ पे डिक्रीज क्यों होता है, ये जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम क्यों रहता है, ये आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ये समझ ले कि आप लोग के फ्लूइड का एक प्रेशर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और प्रोटीन का कुछ प्रेशर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, वो फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टिश्यूज को। और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या करता है, वो ब्लड को, वो फ्लूइड को और वो न्यूट्रिएंट्स को सक करेगा इनटू द वेसल। ठीक है, इन दोनों प्रेशर्स को हम क्या कहते हैं, स्टार्लिंग फोर्सेस या हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस कहते हैं। अब नॉर्मली ये देखें, अब ये आप लोग का है आर्टीरियल सिस्टम और ये आप लोग का है वीनस सिस्टम। ठीक है, अब जब आर्टीरियल सिस्टम में ब्लड आता है, आर्टीरियल सिस्टम में ब्लड आता है तो वो टिश्यू को जैसे ही पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल ये आप लोग के टिश्यू सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैपिलरी है, ये टिश्यू सेल है। अब जैसे ही ब्लड एंटर हो गया कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो परफ्यूज करते हैं टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स प्लस फ्लूइड प्लस सारी जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं टिश्यूज को। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35 mm ऑफ Hg और जो प्रोटीन का प्रेशर है वो कितना है 25 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या है, वो इंक्रीज है 35 है, और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या है, डिक्रीज है, वो है 25। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या है कि वो पुश करता है ब्लड को,
पुश करता है न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पे जो एवरेज ज्यादा प्रेशर है वो किसका है, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो काम कौन करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या है कि वो फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, पुश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आर्टीरियल साइड ऑफ कैपिलरीज पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज है एज कंपेयर टू कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जितना भी फ्लूइड आएगा जैसे ही कैपिलरी में एंटर होगा तो वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, वो फ्लूइड को पुश हो जाएगा। ठीक है, वो फ्लूइड को क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, परफ्यूज हो जाएगा। तो फ्लूइड को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लस फ्लूइड कहाँ चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और इंटरस्टिशियल स्पेसेस से कहाँ चले जाएंगे, सेल को, और सेल उसे यूज कर लेंगे। अब जैसे ये ब्लड जो है, ये ब्लड जो है ये यहाँ पे वीनस साइड पे ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये सारा का सारा ब्लड जो है ये वीनस साइड पे ट्रांसफर हो गया, जितना भी फ्लूइड था कैपिलरी में वो आर्टीरियल साइड से आ गया कहाँ पे, वीनस साइड पे। अब वीनस साइड पे जैसे ही आ जाता है तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है फ्लूइड का वो डिक्रीज हो जाता है। अब ये क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्टीरियल साइड पे जितना फ्लूइड आ गया होता है वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, परफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये फ्लूइड की वजह से है, ये किसकी वजह से है, ये फ्लूइड की वजह से है। अब फ्लूइड सारा का सारा क्या हो गया, परफ्यूज हो गया, तो फ्लूइड कम हो गया आगे। ठीक है, तो आगे जब फ्लूइड कम जाता है तो अल्टीमेटली जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड ही कम हो गया। अब जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसकी वजह से है, वो है प्रोटीन्स की वजह से। अब प्रोटीन जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल है, वो कैपिलरी से डायरेक्टली परफ्यूज नहीं होते, अगर होते भी है तो एक या दो सिर्फ प्रोटीन जो है वो परफ्यूज होते हैं, बाकी एक प्रोटीन भी परफ्यूज नहीं होता। तो जितने प्रोटीन यहाँ पे थे उतने प्रोटीन वीनस साइड ऑफ कैपिलरीज में भी आ जाते हैं, तो वो प्रेशर डिक्रीज नहीं होता। तो जैसे ही आप लोग के जो फ्लूइड है, जो कैपिलरी फ्लूइड है वो आर्टीरियल साइड से वीनस साइड पे आता है, वीनस साइड ऑफ कैपिलरी पे, तो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से वो फ्लूइड कम रह जाता है वीनस साइड पे, जिसकी वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और जो कोलाइड ऑस्मोटिक है तो जितने प्रोटीन यहाँ पे थे उतने प्रोटीन यहाँ पे भी है, तो वो सेम रहता है 25 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे देख ले नेट डिफरेंस जो है प्रेशर का वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का कम है और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का ज्यादा है। अब कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट प्रेशर होगा वो अपना काम करेगा। तो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या है, वो टिश्यू से फ्लूइड को क्या करता है, सक करता है, होल्ड करता है, होल्ड रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिसेसिव होगा, वो अपना काम नहीं करेगा। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो टिश्यू से सारा का सारा ब्लड जो है वो क्या करेगा, सक करेगा। तो फ्लूइड जो है वो सारा का सारा सक करेगा, तो सारा का सारा फ्लूइड जो होता है वो सक हो जाएगा और वो आप लोग के वीनस साइड ऑफ कैपिलरीज में आ जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, और फिर वो कहाँ चलेगा, वीनस सिस्टम में थ्रू वेना केवास राइट साइड ऑफ द हार्ट पे चला जाता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन होता है और नॉर्मल टिश्यू रिफिल्ट्रेशन होता है, रिपरफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को टिश्यूज को जो डिजायर जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिल जाते हैं, और फिर यहाँ पे डिजायर न्यूट्रिएंट्स के यूज के बाद जो अनडिजायर मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो गया, जितने भी एसिड है या जो चीजें हैं वो सारे के सारे वीनस साइड में सक हो जाते हैं और फिर वो आप लोग के राइट साइड ऑफ द हार्ट पे चले जाते हैं, इस तरह फिर सर्कुलेट रहते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन है कि कैसे नॉर्मल टिश्यू परफ्यूज होता है, ब्लड परफ्यूज होता है, टिश्यू फ्लूइड परफ्यूज होता है। ठीक है, अब हमने जो नॉर्मली कहा कि टिश्यू को ये परफ्यूज हो जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, फिर वो टिश्यू जो से जो अनडिजायर है जो मटेरियल है वो और जो फ्लूइड आया होता है आप लोग के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वो दोबारा सक हो जाता है। ठीक है, अब ये टोटल जो परफ्यूज होता है और सक होता है तो वो कुछ अमाउंट में जो है वो यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, प्रोटीन रह जाते हैं, कुछ अमाउंट में फ्लूइड ज्यादा सा रह जाता है, तो वो फ्लूइड जो अनडिजायर मटेरियल है या जो फ्लूइड है वो जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में थोड़े बहुत ज्यादा मिकदार में रह जाते हैं, टोटल सक नहीं हो जाते, तो वो थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम सारे के सारे ड्रेन हो जाते हैं। कहाँ पे, आप लोग के वीना केवास में, फिर वीना केवास से कहाँ चले जाते हैं, राइट साइड ऑफ द हार्ट में चले जाते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि टिश्यू को ब्लड परफ्यूज हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि टिश्यू से फ्लूइड सक हो जाता है। अब कुछ अमाउंट पे अगर यहाँ पे रह भी जाए ज्यादा तो वो सारा का सारा किसकी वजह से ड्रेन हो जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है इनटू द वेना केवा। अब इन तीनों वजूहात की वजह से
कि यहाँ पे एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड नहीं होती, क्योंकि जितना आता है वो सक भी हो जाता है। अब कुछ अमाउंट में रह भी जाए तो वो क्या होता है, थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम दोबारा ड्रेन हो जाते हैं इनटू द वेना केवा। तो यहाँ पे जितना था पहले उतना ही रहता है, तो ये बैलेंस में रहता है, एक्सेसिव अकोमुलेशन नहीं होती। ठीक है, अब क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पे एक्सेसिव अकोमुलेशन हो जाए। ठीक है, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, उसकी अमाउंट क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन है क्या, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, सेकंड रीजन है क्या, डिक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड रीजन है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। फोर्थ रीजन है इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। फिफ्थ रीजन है इंक्रीज वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। ठीक है, इन 5 रीजन की वजह से ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें एक्सेसिव अकोमुलेशन हो सकती है। फर्स्ट रीजन क्या है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने क्या पढ़ा पहले कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो टिश्यू में क्या होता है, नॉर्मली 35 होता है, और उसका काम क्या होता है कि वो टिश्यू को ब्लड फ्लूइड परफ्यूज करता है एक्सेसिव अमाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन क्या बताया हमने कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब किसी भी वजह से क्या हो गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पहले 35 था, अब क्या है 45 हो गया है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन क्या है, उतने ही है, तो प्रोटीन क्या है 25 mm/Hg। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पहले 35 था, अब क्या है 45 है। पहले नेट डिफरेंस यहाँ पे कितना था, 10 था, अब कितना हो गया 20 हो गया है। तो ये डबल ब्लड परफ्यूज करेगा। ये क्या करेगा, डबल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, डबल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या आप करेंगे, ये परफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे पहले अगर 10 ml ब्लड आता, फ्लूइड आता था, तो अब कितने ml फ्लूइड आएगा, 20 ml फ्लूइड आएगा। तो नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा ये क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लूइड जो है वो एकमुलेट होता जाएगा, परफ्यूज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने 45 mm/Hg के साथ ब्लड तो परफ्यूज कर लिया। अब ये वाला ब्लड कहाँ आ गया, आप लोगों के वीनस साइड ऑफ द वीनस के साइड ऑफ कैपिलरीज में। अब यहाँ पे पहले अगर 35 था, तो वो जैसे यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो वो कितने पे डिक्रीज हो गया, 15 mm/Hg। अब यहाँ पे 45 है। ठीक है, अब 45 के मुकाबले में जो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफर होता है तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये डिक्रीज होता है 25 mm/Hg तक। ठीक है, अब यहाँ पे 25 mm/Hg हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी है, और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है 25 mm/Hg। ठीक है, तो अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी 25 mm/Hg है और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी 25 mm/Hg है, जिसकी वजह से जो नेट डिफरेंस है प्रेशर का वो 0 है। तो ना ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डोमिनेंट है, ना ही कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेंट है, जिसकी वजह से ना ही ब्लड सक होगा, ना ही ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे 2 टाइम्स ज्यादा जो फ्लूइड है वो परफ्यूज हो रहा है। 2 टाइम फ्लूइड ज्यादा परफ्यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 टाइम ज्यादा रीफिल्टर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रीफिल्टर 0% हो रहा है। ठीक है, तो परफ्यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है और रिफिल्टर 0% हो रहा है, सब 0% हो रहा है, तो सारा का सारा फ्लूइड कहां पे एकमुलेट होगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एकमुलेट होगा, जिसकी वजह से आप लोग को इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन है इंटरस्टिशियल एडिमा की इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकेंड रीजन है डिक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से भी इंटरस्टिशियल एडिमा हो सकता है। देखें, अब यहाँ पे ब्लड आ गया आर्टेरियल साइड ऑफ कैपिलरी में। अब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल है, जितना के नॉर्मल होता है 35 mm/Hg, जिसकी वजह से नॉर्मल परफ्यूजन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से आप लोगों की बॉडी में कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रोटीन कम है, तो जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। अब प्रोटीन कम हो गया है। ठीक है, तो प्रोटीन कम होने की वजह से कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। पहले यहाँ पे नॉर्मल कितना था 25, अब कितना हो गया है 15 mm/Hg। तो यहाँ पे अगर पहले 35 था, यहाँ पे 25 था, तो नेट डिफरेंस जो प्रेशर का था वो कितना था 10 था। अब यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया है 15, तो यहाँ पे नेट डिफरेंस क्या 20। तो अगेन जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो मोर डोमिनेंट हो गया, तो बहुत ही ज्यादा ब्लड जो है वो परफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही बहुत ही ज्यादा जो फ्लूइड है वो परफ्यूज हो रहा है, तो जैसे ही वो वाला फ्लूइड यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड परफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है 35 से चला जाता है कहाँ पे 15 mm/Hg पे, लेकिन यहाँ पे कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर 15 है तो यहाँ पे भी 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 25 था, जिसकी वजह से ब्लड सक हो रहा था, फ्लूइड सक हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया है 15 हो गया है, तो जिसकी वजह से फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी 15 है,
कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी 15 है, जिसकी वजह से फ्लूइड ना सक होगा ना डिस्ट्रीब्यूट होगा। ना ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डोमिनेंट है, ना ही कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेंट है, तो ना ही फ्लूइड सक होगा ना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगेन यहाँ पे आर्टीरियल साइड पे बहुत ही ज्यादा फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल में फ्लूइड एकमुलेट हो रहा है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे सक होना चाहिए था, लेकिन अब सक नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों के कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बहुत ही ज्यादा फ्लूइड एकमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को इंटरस्टिशियल एडिमा काज हो जाएगा। तो सेकंड रीजन है इंटरस्टिशियल एडिमा की डिक्रीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, थर्ड रीजन है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखें, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी नॉर्मल है 25 mm ऑफ एजी, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी नॉर्मल है 35 mm ऑफ एजी। अब नॉर्मली जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आर्टीरियल साइड पे ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे रेसेसिव है, तो सकिंग नहीं होगी। अब जैसे ही वो वाला फ्लूइड आता है आप लोगों के वीनस साइड ऑफ कैपिलरी में, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। उसके मुकाबले में कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, क्योंकि प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, तो प्रोटीन यहाँ पे उसी अमाउंट में आ जाते हैं, तो वहां पे जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो फ्लूइड क्या होता है, सक होता है। अब मैंने कहा कि जितना फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट होता है उतना फ्लूइड सक नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ में प्रोटीन हो गए, ग्लूकोज हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए और फ्लूइड हो गया, वो यहाँ पे एकमुलेट होते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ड्रेन होते हैं और दोबारा आप लोगों के वीनस सिस्टम में चले जाते हैं। अब खुदा ना खास्ता क्या हो जाता है, किसी भी सर्जरी में लिम्फेटिक लिम्फ नोड की एडिमा की वजह से, लिम्फ नोड जो है वो उसके ट्यूमर की वजह से हम सर्जरी कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर टिश्यू के जो लिम्फ नोड है हम वो उसे रिमूव कर लेते हैं, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होगी। अब उस बंदे में क्या होता है कि फ्लूइड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉर्मली सक होता है, लेकिन अब जो कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में जो फ्लूइड यहाँ पे रह जाता है, जो कि लिम्फेटिक के थ्रू ड्रेन होना था दोबारा वीनस सिस्टम में, अब वो ड्रेन नहीं हो रहा। तो करंटली एक्यूट कंडीशन में यहाँ पे इंटरस्टिशियल एडिमा नहीं होगा, लेकिन अगर साल 2 साल बाद जो है वो उस पर्टिकुलर टिश्यू में जहां से लिम्फ नोड ऑब्स्ट्रक्ट हुए हैं या फिर रिमूव किए गए हैं, तो वहां पे एकमुलेशन ऑफ प्रोटीन प्लस फ्लूइड यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसिस में होगी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फ्लूइड यहाँ पे एकमुलेट होता जाएगा और आप लोग को इंटरस्टिशियल एडिमा काज हो जाएगा। तो थर्ड रीजन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इजाफे की लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फोर्थ रीजन क्या हो सकती है, फोर्थ रीजन है इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। अब ये देखें, ये आप लोग के पर्टिकुलर टिश्यू की कैपिलरीज है। अब यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी नॉर्मल है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी नॉर्मल है, यहाँ पे भी तो नॉर्मली फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट होगी, नॉर्मली फ्लूइड सक होगी, और यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज भी नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, लिम्फ नोड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन थी पहले कम थी, ठीक है, तो कम फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे फ्लूइड जो अब जो मेम्ब्रेनस परमिएबिलिटी वास्कुलर मेम्ब्रेन वो ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पे भी फ्लूइड प्लस प्रोटीन क्या होंगे, टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट होंगे बहुत ही अमाउंट में, क्योंकि परमिएबल है फ्लूइड को आप लोग बहुत ही ज्यादा पोर प्रोवाइड करें तो वो क्या होंगे, बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लूइड जो है वो थ्रू पोर्स, थ्रू सुराखों कहाँ जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएंगे, और इंटरस्टिशिया में वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में बहुत ही ज्यादा एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों को इंटरस्टिशियल एडिमा काज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ रीजन है इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, उसकी वजह से भी इंटरस्टिशियल एडिमा हो सकता है। फिफ्थ रीजन है इंक्रीज वाटर एंड सॉल्ट इनटेक। अब देखें, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी नॉर्मल है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी नॉर्मल है, और यहाँ पे भी नॉर्मल है। अब क्या होता है कि आप बहुत ही ज्यादा सॉल्ट इनटेक कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा आप लोग वाटर इनटेक कर लेते हैं। अब वाटर आ गया यहाँ पे, तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो किसकी वजह से है, वो वाटर की वजह से है, ठीक है, वो फ्लूइड की वजह से। अब फ्लूइड बहुत ही ज्यादा आप पी लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो कि मर जाता है, समंदर में मर जाता है या फिर पानी में मर जाता है, तो आप लोग अगर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद उसे देखें तो वो पूल जाता है। वो पूल क्यों जाता है कि उसके बदन में सारा का सारा फ्लूइड चला जाता है। अब वो फ्लूइड वेसल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, वेसल्स में कम्युलेट होता जाएगा। जब बहुत ही ज्यादा फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड कहाँ चल जाता है, फ्रीली जो सोडियम है, जो फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, वो आप लोग के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा। अब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वो परफ्यूज होता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल एडिमा कहते हैं। तो फिफ्थ रीजन है इंक्रीज वाटर एंड सॉल्ट इनटेक। अगर कोई बंदा बहुत ही ज्यादा साल्टी वाटर पीता है या साल्ट खाता है तो उसमें भी एडिमा, इंटरस्टिशियल एडिमा के चांसेस है। ठीक है,
तो ये था आप लोगों का इंटरस्टिशियल एडिमा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरस्टिशियल एडिमा, ठीक है। तो होपफुली इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।